नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आइडिया की कहानी समझते हैं जिसने न सिर्फ यूरोप का नक्शा बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। ये कहानी है कि कैसे पुराने साम्राज्य और राजतंत्र खत्म हुए और उनकी जगह ली राष्ट्र राज्यों ने, और कैसे ये आइडिया आज भी हमारी दुनिया को शेक दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ये 1848 की एक पेंटिंग है जिसे बनाया था फ्रेडरिक सोर्यू ने। जरा देखिए, इसमें दुनिया भर के लोग अलग अलग देशों के झंडों के साथ एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जमीन पर क्या पड़ा है? राजाओं के टूटे हुए ताज और सिंहासन। ये एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां देश राजाओं से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों से बनेंगे, जहां पहचान जन्म से नहीं बल्कि एक जैसी संस्कृति और इतिहास से बनेगी। और इसी सपने का जो नतीजा था वो था राष्ट्र राज्य का विचार, नेशन स्टेट। देखिए, ये किसी साम्राज्य जैसा नहीं था जो बस एक जमीन के टुकड़े पर राज करता हो। नहीं, इसमें एक साझा पहचान थी, एक कॉमन हिस्ट्री, एक विरासत की भावना थी। मतलब एक टीम की तरह जहां सबने एक ही जर्सी पहनी हो और सबका लक्ष्य भी एक ही हो। यही इन नए आंदोलनों का सबसे बड़ा मकसद था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? राष्ट्रवाद की पहली और सबसे साफ झलक हमें मिलती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। इसने दुनिया के सामने एक मॉडर्न नेशन का पहला प्रैक्टिकल मॉडल रखा, एक ऐसा मॉडल जिसे बाद में बहुतों ने अपनाया और बहुतों ने उससे लड़ाई भी की। ये स्लाइड पुराने और नए के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है राजा, जिसके पास सारी ताकत है और प्रजा उसकी वफादार है, और दूसरी तरफ है नागरिक जो मिलकर अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। क्रांति ने ऐलान कर दिया कि अब देश उसके लोगों से बनेगा और वही उसकी तकदीर तय करेंगे। ये एक जबरदस्त बदलाव था। पावर राजा के हाथ से निकलकर सीधे नागरिकों के हाथ में आ गई। पर देखिए, सिर्फ ऐलान कर देने से तो राष्ट्र बनता नहीं है, लोगों को यह महसूस कराना पड़ता है कि वो सब एक हैं। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक कलेक्टिव पहचान बनाने के लिए कई कदम उठाए। पितृभूमि और नागरिक जैसे आइडिया लाए गए, पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा लाया गया, और पूरे देश में एक जैसे कानून लागू किए गए ताकि कोई भेदभाव न हो। यहां तक कि पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्र की आम भाषा बना दिया गया। मकसद यह था कि सब एक दूसरे को समझें और एक ही कहानी का हिस्सा महसूस करें। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन की, एक ऐसा आदमी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उसने अपने राज में क्रांति के कई सिद्धांत लागू किए, जैसे 1804 का सिविल कोड, जिसने जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए और कानून के सामने सबको बराबर बना दिया। शुरू में तो हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी कई जगहों पर फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ, मानो वो आज़ादी का तोहफा लेकर आए हों। लेकिन ये जोश बहुत जल्दी दुश्मनी में बदल गया। लोगों को एहसास हुआ कि ये नया शासन उनकी राजनीतिक आज़ादी छीन रहा है, और यहीं से उन्होंने अपने अपने राष्ट्रों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त का यूरोप कैसा था, ये समझने के लिए हैब्सबर्ग एम्पायर को देखना पड़ेगा। ये नेशन स्टेट के आइडिया का बिल्कुल उल्टा था। ये अलग अलग इलाकों और लोगों की एक खिचड़ी जैसा था। इसमें जर्मन, इटालियन, हंगेरियन, पोलिश, मतलब ना जाने कितनी भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग कल्चर के लोग थे। इन सबको आपस में जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज थी, अपने सम्राट के प्रति वफादारी। राष्ट्रवाद की लहर जब आई तो इस साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। राष्ट्रवाद अब सिर्फ कानून और सरहदों की बात नहीं रह गया था, ये दिलों और दिमागों की लड़ाई बन गया था। ये कल्चरल मूवमेंट बन गया जिसने कवियों, कलाकारों और फिलोसफर्स को प्रेरित किया। उन्होंने एक राष्ट्र की आत्मा को खोजने की कोशिश की, और ऐसा करते करते उन्होंने उसे बनाया भी। यहीं पर रोमांटिसिज्म यानी रोमानियत का रोल आता है। योहान हडर जैसे विचारकों ने कहा कि असली जर्मन कल्चर उसके आम लोगों में, उनकी कहानियों, उनके गानों और नाच में बसता है। उन्होंने तर्क और विज्ञान से ज्यादा भावनाओं और एहसास पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक साझा कल्चरल अतीत ही किसी भी राष्ट्र की असली नींव है, क्योंकि ये लोगों को एक गहरे इमोशनल लेवल पर जोड़ता है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई। कवियों और कलाकारों ने ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहकर उसकी तारीफ की, और एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ उसके संघर्ष के लिए पूरे यूरोप में माहौल बनाया। लॉर्ड बायरन जैसे लोग तो सच में वहां लड़ने तक चले गए। यहाँ कल्चरल लगाव ने आज़ादी के लिए एक राजनीतिक लड़ाई को हवा दी, और आखिर में 1832 में एक आज़ाद ग्रीक राष्ट्र बना। ये एक टर्निंग पॉइंट था। फिर आता है साल 1848, जिसे जनताओं का वसंत भी कहा जाता है। पूरे यूरोप में क्रांतियों की लहर दौड़ गई। एक तरफ गरीबी और भुखमरी से परेशान किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग एक संविधान वाली सरकार और राष्ट्रीय एकता की मांग कर रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी के कई पॉलिटिकल ग्रुप्स ने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई। उन्होंने एक संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार किया,
लेकिन जब उन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो गटर से ताज नहीं उठाएगा। आखिर में सेना बुला ली गई और असेंबली को भंग कर दिया गया। उदारवादियों का सपना टूट चुका था और अब राष्ट्रवाद एक नए और ज्यादा खतरनाक रास्ते पर मुड़ने वाला था। 1848 की हार के बाद खेल का मैदान ही बदल गया। अब राष्ट्र बनाने की बागडोर उदारवादियों के हाथ से निकलकर राजाओं और सेना जैसी रूढ़िवादी ताकतों के हाथ में आ गई। उन्होंने राष्ट्रवाद की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। अब राष्ट्रवाद लोकतंत्र और क्रांति से दूर होता जा रहा था और सत्ता और कंट्रोल का एक हथियार बनता जा रहा था। और इस बदलाव को ओटो वॉन बिस्मार्क के इस मशहूर कोट से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। आज के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं बल्कि लोहे और खून से तय होंगे। मतलब उदारवादी आदर्शवाद का दौर खत्म हो चुका था। अब दौर था रियल पॉलिटिक का, जहां सिर्फ ताकत और मिलिट्री की ही चलती थी। और बिस्मार्क ने जो कहा वो करके दिखाया। उसने प्रशा की सेना की मदद से सिर्फ 7 साल के अंदर 3 बड़ी जंगें जीतीं और बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। जनवरी 1871 में वर्साय के शीश महल में, जो कि फ्रांस के लिए एक सीधी बेइज्जती थी, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यूरोप के दिल में एक नई महाशक्ति का जन्म हो चुका था। ठीक इसी तरह इटली का एकीकरण भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कई हीरो थे। एक तरफ थे चतुर राजनेता कावूर, जिन्होंने डिप्लोमेसी और जंग का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ थे जोशीले क्रांतिकारी गैरीबाल्डी, जिन्होंने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिण को आज़ाद कराया। और आखिर में थे राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो 1861 में एक होकर बने इटली का चेहरा बने। लेकिन ये जो राष्ट्र का आइडिया था, ये आम लोगों तक कितना पहुंचा था, ये किस्सा बहुत कुछ कहता है। जिन आम किसानों ने गैरीबाल्डी का साथ दिया था, उन्होंने इटालिया का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा कि ला टालिया राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रवाद की भावना, जो हमें आज इतनी नेचुरल लगती है, उस वक्त काफी हद तक पढ़े लिखे अमीर लोगों तक ही सीमित थी। तो सवाल ये है कि राष्ट्र जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब एक ऐसी चीज जिसे देख या छू नहीं सकते, उसे एक चेहरा कैसे दिया जाए? कलाकारों ने इसका हल निकाला, राष्ट्र को एक महिला के रूप में दिखाकर। फ्रांस में मारियान आजादी और गणतंत्र का प्रतीक बन गई। जर्मनी में जर्मेनिया वीरता और ताकत की निशानी बन गई। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये शक्तिशाली प्रतीक थे जिनसे लोग जुड़ सकते थे और जिनके लिए वो लड़ सकते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी तक आते आते राष्ट्रवाद का रंग रूप बदलने लगा था। जो आइडिया कभी आज़ादी और एकता का प्रतीक था, वो अब एक अंधेरे, खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा था। ये एक आक्रामक विचारधारा बन रहा था, जो देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही थी। अब राष्ट्रवाद का मतलब हो गया था हम बनाम वो। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और हर वक्त लड़ने को तैयार रहते थे, बस ये साबित करने के लिए कि उनका देश सबसे महान है। वो जो शुरुआती सपना था कि सभी राष्ट्र आज़ाद हों और मिलकर रहें, वो अब खत्म हो रहा था। उसकी जगह ले रही थी एक कट्टर कबीले जैसी वफादारी। इस नए खतरनाक राष्ट्रवाद का सबसे विस्फोटक उदाहरण था बाल्कन का इलाका, जिसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाने लगा। जैसे ही ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, उसके राज में रहने वाले अलग अलग देशों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन बहुत जल्द वो आपस में ही लड़ने लगे। हर कोई दूसरे से ज्यादा जमीन हड़पना चाहता था। और जब रूस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसी बड़ी ताकतों ने अपने फायदे के लिए इस आग में घी डालना शुरू किया, तो हालात और भी खराब हो गए। इस इलाके में कई जंगें हुईं और ये सब एक बहुत बड़ी तबाही की आहट थी। साम्राज्यवाद के साथ मिलकर राष्ट्रवाद ने 1914 में यूरोप को एक महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बाल्कन में तनावों का ये जो सिलसिला था, यही वो चिंगारी बना जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़काई। एक ऐसी जंग जिसमें लाखों लोग मारे गए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो इस पूरी कहानी के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, राष्ट्रवाद जोड़ने वाली ताकत है या तोड़ने वाली? हमने देखा कि कैसे इसने बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़कर नए देश बनाए, लेकिन फिर उन्हीं देशों को एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ा कर दिया, जिससे भयानक तबाही हुई। ये एक पहेली है जो आज भी हमारी दुनिया को परिभाषित करती है और इस पर सोचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।